ज्योमेट्री का पार्ट 15 पढ़ेंगे। पार्ट का नाम है सितारों के आगे और भी जहां। इस पार्ट में हम आकाश की जानकारी पढ़ेंगे कि आसमान में क्या क्या चीजें हैं, और जो हम देखते हैं कि आसमान में सूरज है, रात को जो है तारे चमकते हैं, तो उन सब जानकारी को पढ़ेंगे। हम लेसन को पढ़ते जाएंगे और फिर से समझते जाएंगे। रात्रि में जब मौसम साफ होता है तब अनगिनत तारों से सजा आकाश मन मोह लेता है। तारों की जगमग हमें सोचने को विवश कर देती है। कितनी विचित्र है तारों की दुनिया, उन्हें हम गिनना चाहें तो भी कितने गिन पाते हैं। प्रकाश बिंदु से दिखाई देने वाले तारे दूरदर्शी से भी एक बार में 1 अरब से अधिक नहीं दिखाई दे सकते। रात्रि में जब मौसम साफ होता है, जैसे गर्मी के दिनों में देखते हैं, तब तो बादल भी छाए हुए नहीं रहते हैं, तो हमें तारे बहुत सारे दिखाई देते हैं। तो तारों को देख के हमारे मन में क्या विचार आता है कि हम इन्हें गिने, और अगर हम इन्हें गिनने भी चाहते हैं तो कितने तारे गिन सकते हैं। कुछ ही तारे गिन पाएंगे, लेकिन सभी तारे नहीं गिन सकते हैं। और जब इन तारों से सजा हुआ आकाश हम देखते हैं तो हमारा मन उनकी ओर आकर्षित होता है, और इनकी जो जगमग है, मतलब इनकी चमक है, उनको देखकर हमें सोचने पर विवश हो जाते हैं कि ऐसे कैसे चमकते हैं, इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं। बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं। जैसे बच्चे भी कई बार प्रश्न पूछते हैं हमसे कि ये इतने छोटे क्यों हैं और इतने सारे क्यों, इस तरीके से। तो जब हम इन्हें देखना चाहते हैं तो ये कैसे दिखते हैं, हमको दूर से एक प्रकाश के बिंदु के समान दिखते हैं, मतलब चमकते हुए, कि वहाँ पर जैसे कोई एक बल्ब होता है, वो दूर से हम देखें तो छोटा सा उसकी चमक दिखेगी। इसी तरीके से ये हमें, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए हमें एक छोटे से प्रकाश बिंदु की तरह दिखाई देते हैं। और जब अगर हम इन्हें दूरबीन से, दूरबीन किसको कहते हैं, दूरदर्शी मतलब दूरबीन, जिससे हम दूर की वस्तु को देख सकते हैं, वो ऐसा लगता है कि वो पास में ही है, तो उसे दूरबीन कहते हैं। तो उसके द्वारा जब हम देखते हैं तो हमें 1 अरब से अधिक तारे नहीं दिखाई दे सकते हैं। सूर्य से हमारी पृथ्वी से भी, मतलब जो हमारी पृथ्वी है वहां से, तो सूर्य से ग्रहों की दूरी करोड़ों मीलों में है। तारों की दूरी इससे भी कहीं अधिक है। वे हमारे सौरमंडल के चारों ओर हैं। हमारा सूर्य भी तो इन्हीं में से एक तारा है। ये तारे एक समूह में हैं जिनका आकार कुम्हार के चाक के समान है। ऐसे तारा समूह को द्वीप विश्व अथवा ब्रह्मांड, अंग्रेजी में गैलेक्सी या आइलैंड यूनिवर्स कहते हैं। जिस द्वीप विश्व में हमारा सौरमंडल है उसे वैज्ञानिक मंदाकिनी और सामान्य लोग आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। कभी कभी यह एक सफेद चौड़ी नदी के समान आकाश में फैली दिखाई देती है और आकाश को 2 भागों में बांटती है। सूर्य से, मतलब कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य से कई करोड़ों मील की दूरी पर स्थित है। जो ग्रह है, जैसे हमारे कितने ग्रहों के नाम बता रखे हैं, 8 ग्रहों के नाम बताए हैं, उसी में से जो सूर्य है वो क्या है, एक क्या कहा है, तो सूर्य को एक तारा कहा है। ठीक है, जैसे हम रात को तारे देखते हैं उसी तरीके से सूर्य भी एक तारा है। और जो सूर्य, इसी तरीके से जो तारे हमको छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ये हमारी पृथ्वी से और भी कई मील दूरी पे स्थित है। और ये सारे हमारे जो सौरमंडल है, जिसमें हमारे सब ग्रह है, उन्हें हम सौरमंडल कहते हैं, तो उसके क्या है, स्थित है। और हमारा सूर्य भी एक तारा है। ये सारे तारे एक समूह में स्थित है, मतलब ये जो सारे तारे हैं वो एक समूह में स्थित है। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो ग्रह है वो एक निश्चित दूरी पर स्थित है और परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक है, उसी तरीके से ये जो तारे हैं ये भी अपनी एक निश्चित जगह पर स्थित है, जिसका आकार कैसा होता है, कुम्हार के चाक के समान। जो कुम्हार का चाक होता है उसके समान इनका आकार होता है। और ऐसे तारे समूह को हम द्वीप विश्व या ब्रह्मांड कहते हैं। मतलब जिस सौरमंडल में हमारी पृथ्वी है, अन्य ग्रह है, सूर्य है, बृहस्पति है, मंगल है, बुध है, शनि है, ये सारे जिस सौरमंडल में स्थित है, और उसी सौरमंडल में वहीं पर क्या स्थित है, तारे भी स्थित है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं या द्वीप विश्व कहते हैं। और अंग्रेजी में इसे गैलेक्सी या आइलैंड यूनिवर्स भी कहते हैं।
जिस दीप विश्व में हमारा सौरमंडल है और जिस पूरा ब्रह्मांड है, तो जहाँ पर हमारा जो सौरमंडल स्थित है उसे वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, मंदाकिनी या आकाशगंगा, और आकाशगंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे भी कहते हैं। और कभी कभी ये कैसी दिखाई देती है, एक चौड़ी जैसे नदी होती है वो चौड़ाई में होती है, इस तरीके से सफेद चौड़ी नदी के समान आकाश में फैली हुई दिखाई देती है हमें। और ये क्या लगता है कि ये आसमान को दो भागों में बांट रही है, क्योंकि आसमान साफ दिखता है और सफेद चौड़ी नदी के समान दिखती है, तो ऐसा लगता है कि वो आसमान को दो भागों में बांट रही है। आकाश के सभी तारे हमें पास पास एक ही दूरी पर दिखते हैं, यह दृष्टि भ्रम है। कोई तारा हमारे पास होता है, कोई हमसे दूर। सामान्यतः धुंधले तारे दूर होते हैं और स्पष्ट तारे पास। तो जब हम आकाशगंगा के सभी तारों को देखते हैं तो हमको क्या लगता है, जब हम रात में देखते हैं तो सब तारे हमें बहुत पास पास में दिखाई देते हैं, तो ये हमारी गलत फहमी होती है। कोई भी तारे इतनी पास में नहीं होते हैं। वो क्या होता है कि हम लोग इतनी दूरी से देखते हैं, इसलिए हमें वो पास पास में दिखाई देते हैं। मतलब ये हमारा दृष्टि भ्रम है। दृष्टि भ्रम मतलब आंखों का धोखा है, ये हमारी गलत फहमी है। क्योंकि जो तारे हैं जो हमें पास में दिखाई देते हैं वो हमसे कम दूरी पर होते हैं, और जो हमें दूर दिखाई देते हैं वो हमसे अधिक दूरी पर होते हैं। जैसे कि उनकी चमक को देखें हम, जो हमें धुंधले दिखाई देते हैं मतलब वो हमसे कुछ ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए हमें उसकी चमक ठीक से दिखाई नहीं देती। और जिनकी चमक हमें अच्छे से दिखाई देती है, जो ज़्यादा चमकते हैं, मतलब वो तारे हमारी पृथ्वी से पास में। हमने कभी सोचा ही नहीं कि इन तारों के बीच कितनी दूरी है और क्या हम माप सकते हैं। खगोल शास्त्रियों ने इसे मापने के लिए एक नया ढंग खोज निकाला है। यह ढंग है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का तात्पर्य है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय कर लेता है, और ये दूरी है लगभग 5,86,56,96,96 मील। तो हम क्या सोचते हैं कि इन तारों के बीच में कितनी दूरी होगी, कितनी दूरी पर है यहाँ पर से। तो जब हम ये बात सोचते हैं तो कुछ लोग हैं जिन्होंने इस बारे में सोचा और इनके बीच की दूरी को जाना, तो उन्हें कहते हैं खगोल शास्त्री। मतलब जो आकाश मंडल की जो जानकारी रखते हैं उन्हें कहते हैं खगोल शास्त्री। जैसे डॉक्टर जो इलाज करते हैं मरीजों का, उसे हम डॉक्टर कहते हैं, है ना। जो टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें शिक्षक कहते हैं। इसी तरीके से जो आकाश के बारे में जानकारी रखते हैं, ब्रह्मांड के बारे में, और उनकी जानकारी बताते हैं, उन विद्वानों को क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री। और उन्होंने ये ढंग निकाला कि किस प्रकार से हम प्रकाश इनके बीच की दूरी निकालें, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। इनके बीच की, जिसे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को किलोमीटर में बताते हैं, इसी तरीके से तारों की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा गया है। और इस प्रकाश वर्ष का मतलब होता है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, मतलब एक साल में वह कितनी दूरी तय करता है, वो उसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो लगभग 5,86,56,96,96 होती है। हजारों साल पहले प्रागैतिहासिक मानव ने भी देखा कि कुछ तारे अधिक चमकदार हैं और कुछ चमक के हिसाब से तारों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक मतलब जो पुराने समय के जो विद्वान थे उन्होंने भी क्या सोचा कि कुछ तारे अधिक चमकदार होते हैं और कुछ कम होते हैं, तो उनकी चमक के अनुसार उन्हें 4 भागों में मतलब 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है अति विशाल तारा, दूसरा है विशाल तारा, तीसरा है मुख्य श्रेणी और चौथा है सफेद गोले। तो इनका घनत्व अति विशाल तारे इनका घनत्व बहुत कम और व्यास बहुत अधिक होता है। मतलब घनत्व मतलब जो उनका भार होता है, उनकी जैसे कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ ठोस होते हैं, तो जो ठोस होते हैं उनका घनत्व कम होता है, तो जो उनका ठोसपन होता है उसे उनका घनत्व कहते हैं। जैसे कोई वस्तु अधिक भारी है मतलब उसका घनत्व कम है, ठीक है। हल्की है तो उसका घनत्व कम है, भारी है तो उसका घनत्व ज़्यादा है। मतलब जो तारा अति विशाल तारे जो होते हैं उनका घनत्व अधिक कम होता है और उनका व्यास बहुत अधिक होता है, मतलब कि वो हल्के होते हैं लेकिन वो ज़्यादा स्थान लेते हैं, ठीक है। और विशाल तारे होते हैं उनका घनत्व अति विशालों से कुछ
अधिक होता है। जो अति विशाल होते हैं उनसे कुछ अधिक होता है और उनका व्यास उससे कुछ कम हो जाएगा। और मुख्य तारे होते हैं इनका घनत्व अधिक और व्यास कम होता है। और सफेद बोन में इनका घनत्व बहुत अधिक होता है, व्यास बहुत कम होता है। अब अति विशाल और विशाल तारों की बाहरी सतह का ताप हमारे सूर्य के बराबर नहीं होता, लेकिन आकार में वे कई गुने तक होते हैं, इसीलिए इनसे अधिक प्रकाश प्रसारित होता है। ऐसे विशाल तारे बहुत कम उम्र के होते हैं और सफेद बोने सबसे ज्यादा उम्र के होते हैं। सच तो ये है कि सफेद बोनों की तमाम शक्ति समाप्त हो चुकी है और वे मरणासन्न होते हैं। मतलब अब अति विशाल तारों को क्या कहा कि ये जो तारे होते हैं ये विशाल तारों की बाहरी सतह का ताप हमारे सूर्य के बराबर नहीं होता है। जो अति विशाल और विशाल तारे होते हैं उनका ताप, जैसे सूर्य का ताप होता है उससे जैसे हमें प्रकाश मिलता है, गर्मी मिलती है, तो उसका जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, वो सूर्य के ताप के बराबर नहीं होता है। लेकिन ये जो तारे हैं वो दिखने में सूर्य से कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए इनसे जो प्रकाश होता मिलता है वो अधिक प्रकाश प्रसारित होता है। और अति विशाल तारे जो होते हैं वो बहुत कम उम्र के होते हैं, मतलब उनकी उम्र बहुत कम होती है। लेकिन जो सफेद बोने होते हैं उनकी उम्र अधिक होती है। और सच तो और क्या कहा गया है कि जो सफेद बोने तारे होते हैं वो अपनी जो तमाम शक्ति होती है वो खो चुके होते हैं, वो मरणासन पे आ जाते हैं, मतलब कि ऐसा लगता है कि वो मरने वाले हैं। कुछ तारों का आकार और प्रकाश सहसा बढ़ या घट जाता है। शुरू में अरबों से भी अलगाल नाम के एक तारे से यह बात देखी थी। उन्होंने देखा कि हर 2 दिन 21 घंटे बाद अलगाल की चमक कम पड़ जाती है। क्यों? बड़ा मजेदार तारा है। अलगाल का एक साथी तारा है जिसका प्रकाश अपेक्षाकृत बहुत कम है। यह अलगाल की परिक्रमा करता है। जब अलगाल का यह धुंधला साथी हमारे और उनके बीच में आ जाता है तब हमें अलगाल धुंधला दिखाई देने लगता है। खगोल शास्त्र ऐसे तारे को धुंधले तारे कहते हैं। अब क्या कहा है कि कुछ तारों का आकार जो है वो अचानक बढ़ जाता है और कभी कभी कम हो जाता है, मतलब उनका आकार कम ज़्यादा होता रहता है। तो शुरू में जो अरबो थे उन्होंने क्या कहा कि इस तारे को क्या नाम दिया? अलगाल। अरबो नाम के विज्ञानी थे, उन्होंने इस तारे को नाम दिया अलगाल। और क्या कहा कि इस तारे को जब देखा तो 2 दिन मतलब 21 घंटे बाद जो अलगाल तारा है उसकी चमक कम हो जाती है और फिर बढ़ जाती है। तो उन्हें ऐसा लगा था कि ये कोई चमत्कार है। तो फिर उन्होंने पता लगाया कि अलगाल का एक साथी तारा होता है और जो क्या करता है, अलगाल जो तारा है उसकी परिक्रमा करता है। जिससे जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी तरीके से जो अलगाल का साथी है वो उस अलगाल तारे की परिक्रमा करता है। और जब हमारे और अलगाल तारे के बीच में आ जाता है तो हमें उसकी जो चमक होती है अलगाल तारे की वो धुंधली दिखाई देने लगती है। और इस तरीके के तारे को खगोल शास्त्र में धुंधले तारे कहा। जल्द ही वैज्ञानिकों ने पाया कि अनेक तारे धुंधले नहीं है, फिर भी उनका प्रकाश घटता बढ़ता है। कुछ तारे तो आश्चर्यजनक नियमितता से यह काम करते हैं। पहले ये खूब चमकदार होते हैं, फिर धुंधले पड़ते जाते हैं और पुनः चमकदार हो जाते हैं। इस प्रकार का पहला तारा सेफियस तारामंडल में देखा गया, अतः इन्हें सेफिइड कहते हैं। अभी हमने जाना कि जो अलगाल तारा था उसकी चमक क्यों कम ज़्यादा होती थी, क्योंकि उसका साथी उसकी परिक्रमा करता है, वो हमारे और उनके जब बीच में आ जाते हैं तो उसकी चमक कम पड़ जाती है। लेकिन अब कुछ खगोल शास्त्रियों ने कहा कि कुछ तारे हैं जो अलगाल की तरह नहीं होते, लेकिन फिर भी उनकी चमक बढ़ जाती है और कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों? तो क्या कहा उन्होंने कि ऐसे तारे को क्या नाम दिया? जब वो पहली बार उन्होंने देखा तो वो कहाँ पर देखा? सेफियस तारामंडल में। और उन्हें ऐसे तारों को सेफिइड तारे कहते हैं। अक्सर तारे न तो धुंधले होते हैं और न ही सेफिइड होते हैं, फिर भी सहसा उनकी चमक बढ़ जाती है। ऐसा तब होता है जब कोई नया तारा सहसा चमकने लगता है और इस तारे को हम नोवा या नया तारा कहते हैं। अब कुछ तारे ऐसे होते हैं जिनकी चमक अचानक बढ़ जाती है, तो उन तारों को नया तारा या नोवा तारा कहते हैं। लेकिन सबसे शानदार तो होता है सुपरनोवा और इसका गुण होता है
कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इनकी चमक सहसा लाखों करोड़ों गुनी बढ़ जाती है। अब हमने क्या, जिनकी चमक थोड़ी बढ़ती है उन तारों को हमने नोवा या नया तारा कहा, लेकिन जो सुपरनोवा होता है उसकी चमक सहसा करोड़ों गुना बढ़ जाती है, मतलब बहुत ज्यादा चमकने लग जाता है, तो उस तारे को क्या कहेंगे हम? सुपरनोवा कहेंगे। अब आकाश में छिटके अनगिनत तारों का नक्शा हमारे सामने आ रहा है। वे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, उनकी चमक घटती बढ़ती है, उनका विस्फोट होता है तथा वे स्थिर नहीं रहते। यद्यपि हमें वे स्थिर दिखाई देते हैं, फिर भी वे 50-60 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करते हैं। हमें क्या लगता है कि वो तारे एक जगह स्थित है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो परिक्रमा करते रहते हैं। और उनकी रफ्तार कितनी होती है कि 50-60 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से वे यात्रा करते हैं और वे तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते रहते हैं और उनका जो है उनकी चमक बढ़ती भी रहती है और कम भी हो जाती है, उनमें विस्फोट भी होता है, मतलब कि वो टूटकर बिखर भी जाते हैं। आकाशगंगा में कभी-कभी एक प्रकाशमान गैस का बादल दिखाई देता है, जिसकी चमक का कारण है किसी गर्म और चमकदार तारे का पास होना। गैस और ब्रह्मांड ध्वनि का यह बादल निहारिका या नेब्यूला कहलाता है। जब हम आकाशगंगा में कभी-कभी देखते हैं तो एक प्रकाशमान गैस का बादल दिखाई देता है, मतलब वो कैसा दिखता है? जैसे गैस का बादल वैसा दिखाई देता है और उसकी जो चमक है, उसकी चमक का कारण है कि किसी गर्म और चमकदार तारे का पास होना, मतलब कि वहां पे कोई गर्म, उस बादल के पास कोई गर्म या चमकदार जो तारा बहुत चमकता है वो उसके पास है, इस कारण ऐसा होता है। और गैस और ब्रह्मांड ध्वनि का यह बादल, तो हम उस बादल को क्या कहेंगे? निहारिका या नेब्यूला कहते हैं। कल्पना करें कि हम अपनी आकाशगंगा छोड़कर दूसरी आकाशगंगा की ओर चल पड़े हैं। काले आकाश में प्रकाश बिंदु झिलमिलाते दिख रहे हैं, लेकिन वे अलग अलग तारों के समूह हैं, उनमें प्रत्येक आकाशगंगा है। ये आकाशगंगाएं पास-पास दिख रही है, लेकिन ये 30-40 लाख वर्ष दूर है, मतलब हमसे बहुत दूरी पे है। हम जब ब्रह्मांड आसमान में जाते हैं तो वहाँ पे हमें अनेक आकाशगंगाएं दिखती है और हम अपनी आकाशगंगा से किसी अन्य आकाशगंगा में जाएंगे तो वहाँ पर हमें अनेक तारे चमकते हुए दिखाई देंगे और हमें ऐसा लगता है कि ये आकाशगंगा एक दूसरे के पास है, लेकिन ये हमसे कई करोड़ों मील की दूरी पर है, मतलब 30-40 लाख वर्ष दूरी पर है। हमसे ये प्रत्येक व्यक्ति पृथ्वी पर रहने वाले 6 अरब निवासियों में से एक है। हमारी पृथ्वी दूसरे दर्जे के एक तारे सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों में से एक है और हमारी आकाशगंगा अंतरिक्ष की अनंत दूरियों में समाहित 10 करोड़ आकाशगंगाओं में से एक है, जिसका एक पुंज है हमारा ब्रह्मांड। तो जो हम में से प्रत्येक व्यक्ति पृथ्वी पर रहने वाले 6 अरब निवासियों में से एक है, मतलब ये पूरी पृथ्वी है जिस पर 6 अरब निवासी रहते हैं, उनमें से हम लोग जो है वो एक होते हैं। इसी तरीके से जो हमारी पृथ्वी है, वो जो सूर्य है उसकी परिक्रमा करने वाले कई ग्रह हैं, उनमें से हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करती है। और जो हमारी आकाशगंगा है वो अंतरिक्ष में स्थित असंख्य दूरियों की में समाहित 10 करोड़ आकाशगंगाओं में से एक आकाशगंगा का पुंज है जो है हमारा ब्रह्मांड है। केवल कुछ शताब्दियों पूर्व सोचा था कि पृथ्वी और तारों की उम्र सिर्फ कुछ हजार साल है, दुनिया को बहुत छोटा समझा जाता था। तब गैलीलियो ने अपने दूरदर्शी से इस सामान्य मान्यता को खंड-खंड कर दिया। हमें विश्व की विशालता का अभ्यास हुआ, हमने समय और अंतरिक्ष दोनों की गहराइयों में गोता लगाया और पाया कि अंत कहीं नहीं है। मतलब कई शताब्दी पूर्व पहले क्या सोचते थे मनुष्य कि पृथ्वी और तारों की उम्र जो है वो सिर्फ कुछ हजार साल की ही है, लेकिन जब दुनिया को समझा तो उसे बहुत छोटा पाया गया। कब? जब गैलीलियो ने अपना जो दूरदर्शी की खोज की थी और उससे उन्होंने पता लगाया और देखा ब्रह्मांड को, तो उन्होंने क्या पाया कि जो पृथ्वी है वो उसका अंतरिक्ष में देखा तो उन्होंने पाया कि अंतरिक्ष की
दोनों की गहराइयों में उन्होंने जब गोता लगाया तो उन्होंने देखा कि अंत कहीं पर भी नहीं है। मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो तो केवल ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, सौरमंडल का एक हिस्सा है। फिर ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड जो है वो जो 10 करोड़ आकाश गंगाएं हैं उनमें से केवल एक भाग है। तो उस तरीके से क्या कहा कि अंतरिक्ष में जब गए और पता लगाया तो कहा कि जो अंतरिक्ष है उसका कोई अंत नहीं है। हमारा पाठ यहीं पर